एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। अपने आप को मसरूफ़ रखो, अभी बहुत से काम करने हैं। तुम मेरे लिए निहायत कीमती मालूमात जमा कर सकती हो। मैंने उसका रुखसार सूंघते हुए कहा, जिसमें उसकी हुस्न की खुशबू रची हुई थी। राहदारी सुनसान पड़ी थी। मुझे पारों के हाथ से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं विनेश के पास पहुंच गया। उसने खाना नहीं खाया था और तमाम लोगों से निमट कर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। खाना लगवाने के बाद हम एक कमरे में बंद हो गए। वो 2 दिन की बेताबी के बाद आज उसे मुझसे बातें करने का मौका मिला था और मैंने जस्ता व बस्ता वाक़यात सुनाकर उसे हैरान कर दिया। हम इस वक्त ख्वाबगाह में तरन्नुम को बुलाकर बीना रानी और परशोत्तम और कमरदीप के कत्ल का जश्न मना सकते थे, मगर हमने आधी रात बातों में गुजार दी। सुबह होने से पहले मैंने उससे कहा, क्या आप प्रोफेसर ज़ाहिदी का मेकअप दोबारा कर सकते हैं? क्यों? वो तअज्जुब से बोला। मुझे तैयार कर दीजिए, मैंने आहिस्ता से कहा, और अपनी कार का इंतज़ाम भी कीजिए, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ? क्या तुम्हें कोई नया शोशा सूझा है? हाँ, मैं कर्नल हार्डिंग से मिलना चाहता हूँ। कर्नल हार्डिंग से? वो उछल पड़ा। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम अंग्रेज़ों से ऐसा मजाक नहीं कर सकते। मैं ये बात होशो हवास में कह रहा हूँ। आपको शक होगा कि कर्नल की बेटी रीता मेरे सिलसिले में मशकूक हो गई है। अब दोबारा मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं। उसके बावजूद मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसका मशवरा नहीं दूंगा, उसमें खतरे ही खतरे हैं। तुम अंग्रेज़ छावनी में तनहा जाओगे और बहरूप भरकर। वो नागवारी से बोला, नहीं, ये नामुमकिन है। आप मुतमिन रहिए, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कर्नल हार्डिंग से मेरा मिलना ज़रूरी है। रीता याद आ रही है? वो अचानक शौकी से बोला। यही समझ लीजिए, मैंने सुकून से कहा। और शारदा? वो तदबदब से बोला। क्या रीता को ज़ाया कर दिया जाए? मैंने पहली बार तलखी से कहा। वो मुझे समझाता रहा और आखिर उसे हथियार डालने पड़े। सुबह के करीब उसने फिर मुझे नौशा बनाया। मुहे चंदर का सूट, टाई, ऐनक, दाढ़ी, और मैं थोड़ी देर में ईरानी जेंटलमैन बन गया। मैं कैसा लगता हूँ? मैंने आईना देखते हुए पूछा। बिल्कुल प्रोफेसर ज़ाहिदी, मगर ख्याल रहे कर्नल हार्डिंग को तुम्हारी ये दाढ़ी पसंद नहीं है। मैं उसकी पसंद का एहतराम करूँगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा जब मैं वापस आऊँगा। तुम किसके साथ जाओगे? ड्राइविंग तुम्हें नहीं आती और ड्राइवर के साथ जाना मुनासिब नहीं, वो तुम्हें पहचान सकता है। फिर तुम बाहर खड़े हुई पुलिस को क्या जवाब दोगे? मुझे आप ले जाएंगे। मैं और मेरा हाथ तो ज़ख्मी है। आप सिर्फ बड़े चौक तक गाड़ी चलाएंगे, वहाँ से मैं कोई सवारी पकड़ लूँगा। आपकी मौजूदगी में पुलिस का कोई आदमी गाड़ी नहीं रोक सकता। अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते तो मुझे मजबूरन शारदा को ले जाना होगा या किसी और को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। विनेश ने जल्दी में सिर्फ शेरवानी पहन ली और मांग गाड़ कर बाहर आ गया। सुबह की रोशनी फैलने के आसार थे। एहतियातन मैंने एक पिस्तौल जेब में रख लिया। शेरवानी में विनेश की वजाहत काबिल दी थी। वो एक शहजादा नजर आ रहा था, सुर्ख और सफ़ेद पुरवकार। दरबार ने कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि वह विनेश को देखकर बुत बन गया था। विनेश ने बाआसानी एक खासे गाड़ी ड्राइवर कर ली। भून के बाहर फैले हुए पुलिस के जवान चौकन्ना हुए, मगर किसी को गाड़ी रोकने की जुर्रत न हो सकी। विनेश ने मुझे करीबी चौक से पहले एक मुनासिब जगह उतार दिया और आखिर वक्त तक कहता रहा कि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊं। चौक से एक तांगे में बैठकर मैं उस जगह आ गया जहां राजेपुर से बाहर जाने के लिए गाड़ियां किराए पर मिलती थीं। वहां टैक्सी जैसी कोई गाड़ी नहीं थी। छावनी राजेपुर से 15 मील दूर थी। तांगे में दोपहर हो जाती और मैंने एक बस ड्राइवर से कहा कि वह मुझे छावनी छोड़ दे। उसने नहूसत से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसके हाथ में 100 का नोट रखा तो उसे अपने रवैये पर माजरत करना पड़ी। मैं उसके बराबर ही बैठ गया। बस राजेपुर के सब्ज़ादार पहाड़ों से गुजरती हुई छावनी के इलाके में मेरी तवक्का से पहले पहुंच गई।
मुझे सफ़र की खबर ही नहीं हुई और मैं गर्दो पेश का नज़ारों में खोया रहा। छावनी के गेट से कुछ दूर मैं बस से उतर गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। गेट पर मालूमात और दाखिले की इजाज़त के लिए एक कोठरी बनी हुई थी और हिंदुस्तानी जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी रोज़ी हलाल कर रहे थे। मुझे गेट पर रोक लिया गया। किससे मिलना है? एक गर्जदार आवाज़ सुनाई दी। ऑफिसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग से मैंने मतानत से जवाब दिया। कोई अपॉइंटमेंट? उसके लहजे में किसी कदर नरमी आ गई। नहीं, मगर उन्हें मतला कर दो, कहो कि तेहरान से प्रोफेसर ज़ाहदी आया हुआ है। मैंने तहम्मुल से जवाब दिया। आप अंदर इंतज़ार करें। मुझे कोठरी में बिठा दिया गया और एक दूसरे जवान ने कर्नल के सेक्रेटरी से फ़ोन पर रब्ता कायम किया। मुझे चंद लम्हे तवक्कुफ़ करना पड़ा और जैसे ही जवाबी फ़ोन की घंटी बजी और अब स्पेशमेंट से रिसीवर कानों से लगाया, वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और मुझे ताज़ीम देता हुआ बोला, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। कर्नल साहब आपके मुंतज़िर हैं। ठहरिए, मैं आपके लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर देता हूँ। उसने फ़ौरन एक ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो मुझे कर्नल की क़यामगाह तक पहुँचा दे। कर्नल की वसी और रीज़ कोठी सब्ज़े और फूलों से ढकी हुई थी और दरवाज़े पर उसकी हसीन बेटी मेरी मुंतज़िर थी। इस वसी और रीज़ किला नुमा इमारत के सब्ज़ादार में कोई फूल इससे ज़्यादा दिलकश नहीं था। दूर ही से ऐसा मालूम हुआ जैसे दरवाजे में गुलाब के फूल ने इंसानी बदन की शक्ल इख्तियार कर ली हो। मेरे दिल का पारा तेज़ी से हरकत करने लगा। ऑफिसर इन कमांड, इज़्ज़त माब, फजीलत माब, कर्नल हार्डिंग की शुफ़्क रंग लड़की दरवाजे पर मेरी मुंतज़िर थी। जैसे ही उसने मुझे और मैंने उसे देखा, हम दोनों एक दूसरे की तरफ झपटे और मैंने उसकी दोनों बाजू मजबूती से पकड़ लिया। ओह रीता! और मैंने वालहाना अंदाज में कहा, तुम कैसी हो? उसे शायद यकीन नहीं आया कि मैं ही उसके सामने खड़ा हूँ। वो हैरत से मेरा चेहरा तक रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उस नाजुक अंदाम को कुछ कहने में मुश्किल पेश आई और फिर उसके होंठ थरकने लगे और बदन लर्जने लगा। ओहो, हेलो प्रोफेसर ज़ाहदी, उसने बेकरारी से कहा। मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसकी बेताबी और तपाक को बतौर एहतियात एक बार फिर अपने ज़हन से तराजू में तोला कि आने वाले लम्हों में मेरा रवैया हर खामी से मबरा हो। जो कुछ उसने कहा वो मैंने सुन लिया। वो अंग्रेज़ी में मुझसे मुखातब थी और मैं राज मालिक की खसूसी दावत में अंग्रेज़ी से अपनी नाकफियत का ऐलान कर चुका था। रीता अंग्रेज़ी के सिवा कोई ज़ुबान नहीं जानती थी। काश मुझे इस वक्त चंद लम्हों के लिए अंग्रेज़ी बोलने की इजाज़त मिल जाती। यूँ, और मैंने उसके गुदास सीने पर उंगली रखते हुए कहा, वीट मी माइन। हाँ, तुम्हारा। वो असराब से बोली, तुम्हारा। और मैंने कुछ न कुछ समझने के अंदाज में सर हिलाया। आई एम सॉरी रीता, आई डू नॉट डू इंग्लिश बट, मैंने टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा। एक प्रोफेसर का सियाहत का दावेदार भी हो, ऐसे इब्तदाई जुमले किसी भी ज़ुबान में बोल सकता है। और मैंने पहले ही मरहले में अटकते अटकते अंग्रेज़ी के चंद लफ्ज़ अदा करके उसके और अपने दरमियान तरसील की मुश्किल किसी हद तक दूर कर दी। प्रोफेसर, मुझे खुद अफसोस है कि मैं हिंदुस्तानी या ईरानी नहीं जानती। वो हसरत से बोली, लेकिन मैं रोज़ाना बहुत शौक़ और तेज़ी से हिंदुस्तानी सीख रही हूँ। उसने जोश में कहा और मेरी आंखें तकने लगी कि मैंने उसकी बात समझ ली या नहीं। मेरी आंखों पर हल्के ब्राउन रंग का चश्मा लगा हुआ था। इमोशन, जज्बा, फीलिंग, एहसास। और मैंने हाथों से गेंद बनाते हुए कहा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वो मेरे सादा और पुरवकार अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके सफ़ेद दांतों के मोती बिखर पड़े और उसका बदन रक्स के अंदाज में लहरा गया। मैं कहना चाहता था कि जज्बे और एहसास की बेहरफ नवा ज़ुबान तमाम दुनिया में समझी जाती है। मुझे एक एतबार हासिल था, एक एतमाद के रीता में मेरे इशारे और मेरी ज़ुबान समझने की हैरत अंगेज़ आमादगी पैदा हो चुकी है। ये एतमाद ना हो तो गुफ्तगू के हसीन से हसीन, दिलकश से दिलकश पैराए भी बेअसर होते हैं। ये मेरी उससे तीसरी मुलाकात थी। पहली और दूसरी मरतबा मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि बस एक रंदाना जुरायत की ज़रूरत है और मेरे और उसके दरमियान आफाकी ज़ुबान का रिश्ता अस्तवार हो चुका है। उसका बार बार फ़ोन करना, प्रकाश बून में बेताबाना आना और पिंडत अशोरी लाल का महमूद करना कि एक देसी शख्स उसके बदन के किले में कहीं छुप गया है। अब मैं उसके सामने था। ईरान का प्रोफेसर ज़ाहदी, आंखों पर सुनहरी कुमान का हल्का ब्राउन चश्मा लगाए हुए, छोटी सी दाढ़ी, तीखी मूंछें, आला दर्जे का वलायती सूट, ईरानियों का सुर्खो सफ़ेद रंग, ऊंचा कद, चौड़े शाने, नौजवान, ताज़ा और शगुफ्ता, वजी, तेज़ तरार, चाको चौबंद।
ये प्रोफेसर ज़ाहदी था या वीनस चंद्र का ख़ास मुलाजिम मोहनदास या कोई और। रीता कुछ भी समझती हो, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं थी। उसकी फ़िक्र होती तो मैं अंग्रेज़ छावनी के इस खतरनाक में आने की जुर्रत न करता। मुझे यकीन था कि वह हर सूरत में मेरी पजीराई करेगी। ऐसे मामलात में अफ्रीकी, लातीनी, मिस्री ज़ुबान का जानना ज़रूरी नहीं होता। और वो एक हैरत, वक़ार और नाज से मेरा जायज़ा ले रही थी और उसके चेहरों पर गुलाबी सुर्ख रंग फूट पड़े थे। हम दोनों बिछड़े हुए और मुंतज़िर लोगों की तरह एक दूसरे से मिले। प्रोफेसर, वो कपकपाते होंठों से बोली, डैडी तुम्हें याद करते हैं। ओह कर्नल, ग्रेट मैन। और मैंने हाथ निचाते हुए कहा, फादर, यू आर फादर। और मैंने इशारों में पूछा कि वह फितना सामान कहाँ है। वो अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रीता मेरा हाथ थाम कर अंदर की तरफ ले जाने लगी। उसने बहुत पायदारी से मेरा हाथ थाम रखा था। हम इस पूरी शिकवा इमारत के मुक्त से इस इलाके से गुजरे। मैं रास्ते में बड़बड़ाता रहा और रीता इश्तियाक से मुझे देखती रही। इंग्लिस्तान के किसी लार्ड की जागीर में भी शायद इस तरह का दबदबा ना होगा। अंग्रेज़ों की नफासत और कदामत की आईनादार इस इमारत का माहौल बहुत पुरसकून और ठंडा था। दरमियाने दर्जे के एक सजे हुए कमरे में कर्नल हार्डिंग सोफे में धंसा हुआ सिगार का धुआं उड़ा रहा था। हिंदुस्तान में वैसे भी हर अंग्रेज़ बजाय खुद एक बादशाह होता था। मेरी आमद पर ऑफिसर इन कमांड अपनी नशस्त से उठा और अजब मैनी खेद मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए आगे बढ़ा। खुश आमदीद प्रोफेसर ज़ाहदी, उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने मुंह खोलने से पहले अतराफ़ और बतौर ख़ास उसका जायज़ा लेना मुनासिब समझा। फिर मैंने मजबूत लहजे में कहा, कहिए आप कैसे हैं कर्नल? अपनी बताइए प्रोफेसर, आप अचानक कहाँ गायब हो गए थे? अपना क्या है, मैंने बेपरवाही से शाने उचकाते हुए बेसाख्ता कहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, अपनी किस्मत में गर्दिश ही लिखी है। आप इस कदर मुतासर करके चले गए, मैं आपको याद कर रहा था। कर्नल ने मोहतात लहजे में शाइस्तगी से कहा और मेरे साथ ही एक सोफे पर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मुख्तलिफ सिमतों से मुझ में चुभ रही थी। रीता हमारे सामने ही कुर्सी पर हिमा जान हिमा दिल मुस्तैद बैठी थी। आपकी मेहरबानी है कर्नल, जो आपने मुझे याद रखा। मुझे आपकी मसरूफियात का अंदाज़ा है, लेकिन उस दिन महाराजा की दावत में आपसे कुछ ऐसी रफ़ाकत पैदा हो गई थी कि मैं दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। मैं समझा था शायद आपने भी हिंदुस्तानियों की तरह हमें गैर समझा। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आपने सारे शिकवे दूर कर दिए। अभी क्या? और मैंने कलंदराना अंदाज में कहा, अब आया हूं तो आइंदा होने वाले शिकवे दूर करने का भी इंतज़ाम करता जाऊंगा। आप क्या पिएंगे? ये कहिए कि क्या खाएंगे? मैंने टांगे फैलाकर कहा। ओहो यकीनन, कर्नल किसी नवाब की तरह माजरत खवाहाना लहजे में बोला और रीता से अंग्रेज़ी में मुखातब हुआ। प्रोफेसर के लिए जो कुछ छावनी में मौजूद है मंगवाओ। छावनी में बंदूक, तोपें, संगीने और बारूद मौजूद होगा। मैं कहना चाहता था कि उसके सिवा कोई और चीज़ हो तो मंगवाइए, लेकिन मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता था और मैं सुनकर खामोश ही रहा। रीता तो आपकी तलाश में प्रकाश बूंदता गई थी। कर्नल ने यह नहीं कहा कि उसे वहाँ मेरी शबाहत का एक शख्स भी नजर आया था। अंग्रेज़ गैर ज़रूरी बातें उसी वक्त करते हैं जब वो उसकी ज़रूरत समझते हों। रीता एक हैरत अंगेज़ लड़की है कर्नल, मैंने शाइस्तगी से कहा। वो आप ही की बेटी है, पुरवकार, शानदार, शफीक, नर्म और ज़ैरक। उसे हिंदुस्तान में सब कुछ नया नज़र आता है। चौंका वो अभी अभी आई है। उसकी माँ बचपन ही में मर गई थी। मैं उसे बरतानिया छोड़ आया। अब वो इतनी बड़ी होकर आई है कि पहचानी भी नहीं जाती। कर्नल हंसते हुए बोला, हिंदुस्तान और बरतानिया में बहुत फ़र्क है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है और रीता के लिए किसी तमाशे से कम नहीं। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की तमाशागाह है। मुझे अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रहा। जो बात मुंह से निकल गई वो दूसरे की हो गई। मेरे जुमले पर कर्नल ने मुझे तीखी निगाहों से देखा और उसके माथे पर शिकने नमूदार हो गई, लेकिन चंद ही लम्हों में वो मुतदिल हो गया और ख्याल अंगेज़ लहजे में कहने लगा, प्रोफेसर, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ना आते तो क्या होता? तो हिंदुस्तान आज़ाद होता। मैंने बरजस्ता कहा। हिंदुस्तान आज़ाद तो होता, मगर सदियों पीछे होता या सदियों आगे होता। मैंने बेतकल्फ़ी से कहा। मुमकिन है, मगर ऐसा मुश्किल नज़र आता है। सनती इनकलाब सबसे पहले इंग्लिस्तान में आया था। हमने वो सब इन ख्वाबीदा लोगों को मुंतकिल कर दिया। फ्रांस और दूसरे मुल्कों की नाम नहाद नो आबादियों में ऐसा नहीं हुआ।
कहीं भी नौ आबादियों का इतना वसी कारोबार नहीं हुआ। इंग्लिस्तान सबसे बाजी ले गया, मैंने साफ गोई से कहा। बहरहाल कर्नल, ये आपके और हिंदुस्तान के मामले हैं, मुझे उनसे क्या गर्ज। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मेरी हैसियत न आपकी रियाया की है और न एक मफतूश शख्स की। मैं आपका दोस्त हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे में एक बेहतरीन दोस्त बनने के तमाम जरासीम मौजूद है। आप मुझसे तमाम मसाइल पर साफ साफ गुफ्तगू कर सकते हैं। अलबत्ता एक बात पर मुझे बड़ी हैरत है कि जो दानश्वर अंग्रेज़ ज़माने की तग़य्युर पज़ीर खसलत, तारीख़ के नशीबो फराज और मतलून मजाज माजी पर गहरी नज़र रखते हैं, वो हिंदुस्तान के मामले में आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। कर्नल सुकून से मेरी बातें सुनता रहा और रीता किसी बच्ची की तरह हम दोनों के चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करती रही। कर्नल ने इत्मीनान से सिगार की राख जारी और अपने चेहरे का मामूली तकद्दर रुमाल से साफ किया। मुझे मालूम था कि ये दूर अंदेश शख्स अंग्रेज़ आलमों की तरह हिंदुस्तान के आने वाले दिनों के मतलब एक मुंतकी राय रखता है, मगर सरकार बरतानिया का एक वफादार मुलाज़म भी है। अंग्रेज़ अंदर से कुएं होते हैं, अपनी तय का पता नहीं देते। प्रोफेसर, आप एक हिंदुस्तानी कौम परस्त के लहजे में बातें कर रहे हैं, कर्नल ने बुलंद आवाज़ में कहा, और उसके लहजे में तंज था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसकी कई वजूह हैं। मैंने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान मेरा दूसरा वतन है। यहाँ मेरे बेशुमार दोस्त हैं, सिर्फ राजकुमार वीनस ही नहीं, यहाँ के छोटे आदमियों से भी मेरा गहरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ की तहजीब में रचा बसा एक शख्स हूँ कर्नल, और मैं हिंदुस्तानियों से आपसे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। मैंने पर जोर देकर अल्फाज में कहा, मैं जानता हूँ कि इसीलिए मैंने कहा था कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं और हमें हिंदुस्तानियों की फ़िक्र और दूसरे अमूर के बारे में बताएं, मगर आप तो पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। मैं जिस तरह चला गया था उसी तरह वापस भी तो आ गया, मैंने हंस कर कहा। और मैंने राजेपुर फ़ोन किया तो वीनस को गोली लगने की खबर मिली, इसलिए तमाम काम छोड़कर मैं यहाँ भागा आ गया। शुक्र है कि वीनस अब ठीक है। यहाँ आके पता चला कि इन दिनों राजेपुर की फ़िज़ा बड़ी ख़राब है, हर तरफ गोलियाँ चल रही हैं, कई बेगुनाह आदमी मारे गए। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैंने तशवीश से कहा, और कर्नल आप ही कुछ बताइए। प्रोफेसर, कर्नल खासा संजीदा हो गया, हालात बहुत पचीदा हो गए हैं। ऐसी बदअमनी में हम क्या सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैंने ये मशवरा अपने पास ही रहने दिया कि आप एक करम फरमाइए, ये मुल्क छोड़ दीजिए। क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? गालिबन अपनी खिदमत पेश करने का ये मुनासिब वक़्त था। आप बहुत कुछ कर सकते हैं प्रोफेसर ज़ाहदी, कर्नल सर्द आ भरकर बोला। हिंदुस्तान में हर तरफ खून बह रहा है, लोग इतने खून ख्वार हो गए हैं कि एक दूसरे को काट खाने लगे हैं। ऐसी सूरत में हमारी क्या ख्वाहिश होगी? कर्नल ने ठहर ठहर कर कहा, हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि यहाँ अमन व सुकून रहे, ये लोग तरक्की करते और नए ज़माने में शामिल होते रहे, चाहे इस अमन के लिए हमें जबर करना पड़े। फसाद बराए अमन, जंग बराए अमन। और मैं आपसे मुत्तफ़िक हो रहा हूँ कर्नल, मैंने खुश दिली से कहा। हालांकि मुझे ये कहना चाहिए था कि आप अपनी सेहत क्यों ख़राब कर रहे हैं। वैसे जनाब कर्नल, मैंने पहलू बदल कर कहा, शायद आपके इल्म में हो कि दुनिया में आपका क्या चर्चा हो रहा है। मेरे सच पर नाराज़ ना हो जाइएगा। मशहूर है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को लड़वा कर अपने खोंटे मजबूत कर रहे हैं। हमारे खोंटे कमज़ोर कहाँ हैं? कर्नल भड़कर बोला, हमें वैसे भी बेशुमार तरीक़ों से लोगों को काबू में करना जानते हैं। बरतानिया उज़्मा की ये बरतरी अंग्रेज़ों की बेमिसाल जद्दोजहद के बाद ही मुमकिन हुई है। ये आला ज़हनी, जिस्मानी और तकनीकी सिफ़ात की बरतरी हिंदुस्तान क्यों गुलाम है और बरतानिया क्यों आज़ाद? ये बरतर और कमतर ताकतों की एक कशमकश है। ये नेकियां, इंसानी इक़्तिदार, आज़ादियाँ, इंसानी हकूक़ आज़ाद कौमों का हक़ हैं। जो गुलाम हैं वो खुद अपनी कमज़ोरी के सबब से हैं। आप मेरी बात की तायीद कर रहे हैं कर्नल? मैं भी यही कहना चाहता हूँ। ख्वाबीदा हिंदुस्तान करवट बदल रहा है। आपकी बजा तौर पर यह कोशिश होगी कि उसे सर उठाने से पहले दबा दिया जाए। इसी कशमकश के बाद डारोन के मुताबिक मौजू तर इंतखाब का मरहला आता है, मगर आप हिंदुस्तान में कितने सर दबाएंगे, कितनी आगों पर पानी डालेंगे, कहाँ कहाँ रुकावटें खड़ी करेंगे। हिंदुस्तान। और कर्नल हसरत से बोला, हिंदुस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें हमारी किस कदर ज़रूरत है। पहले वो हमसे हुक्मरानी और जमहूरियत के अदाब तो सीख लें, पहले वो दानिशगाहें और दर्सगाहें तो खोल लें। कर्नल कुछ जज्बाती हो गया था।
उसी वक्त रीता ट्राली लिए हुए अंदर दाखिल हुई और उस 4 मंजिला ट्राली में अनवाओ इकसाम की चीज़ें रखी हुई थीं। यहाँ आते हुए खौफ की जो लहरें मेरे जिस्म में उठ रही थीं वो मादूम हो गईं। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि मैं अपनी ज़िंदगी के किन कीमती लम्हों से गुजर रहा हूँ। लफ्ज़ और लहजे का तवाज़ुन किस कदर ज़रूरी है। मैं इम्तहान दे रहा था, नाश्ते की ट्राली मेरे सामने रख दी गई। आहा, आज तो पूरा इंग्लिस्तान यहाँ आ गया। कर्नल बेतकल्फ़ी माफ़ फरमाइए, मैं ये तय करके आया था कि आपके साथ नाश्ता करूँगा। मैंने बेसब्री से कहा। ज़रूर ज़रूर, कर्नल ट्राली देखते हुए बोला। रीता ने आज तक कभी मेरे लिए भी इतना तकल्लुफ़ नहीं किया। प्रोफेसर, आप कोई जादूगर हैं। मेरी बेटी तो सुबह शाम आप ही का जिक्र करती रहती है, हालांकि इससे आपकी एक ही मुलाकात हुई थी। मेरा नक्श बहुत गहरा होता है, मैंने शौकी से कहा। आप कोई पुरअसरार आदमी हैं प्रोफेसर। आपकी गुफ्तगू में फ्रांसीसियों की नफासत और ईरानियों की शरीनी है। उस दिन निशानेबाजी में आपने सबको मात कर दिया। रक्स हुआ तो आपने मालूमात का दरिया बहा दिया। सियासत पर आपने चुभते हुए तबसरे किए। आपका हल्का अहबाबी खासा वसी है। मुझे तो आप कोई हिंदुस्तानी प्रिंस मालूम होते हैं और मैंने आपको टोका था कि आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये दाढ़ी और मूछें लगाकर तो आपने अपनी वजाहत में कमी कर ली है। कर्नल किन आँखियों से मुझे देखते हुए बोला। मेरी रूह जैसे कर्नल ने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और मैंने खुद को सर्द खाने में महसूस किया। बस बस कर्नल, मैं ज़मीन पर रहना चाहता हूँ, मैंने ठठरी हुई ज़ुबान में कहा और अपने आप को तंबीह की। ये एक अंग्रेज़ अफीसर कमांड का महल है जो रियासत राजेपुर का मनवी हुक्मरान है। वो किसी भी वक्त मेरी दाढ़ी पर हाथ डालकर मेरा चेहरा उड़ियाँ कर सकता था। उसे दिल लगी से कौन रोक सकता था, मुझे याद है। और मैंने संभलते हुए कहा कि आपने मेरी दाढ़ी के मतलब क्या कहा था, लेकिन आपको मेरे जवाब भी याद होना चाहिए। अब शायद ये दाढ़ी मुंडनी ही पड़ेगी, मगर फिर असल शहजादों का क्या होगा? असल शहजादे तो आपस में लड़ रहे हैं, कर्नल ने मैंने खेद अंदाज में कहा और रीता से अंग्रेज़ी में कहने लगा। हम बहुत दिलचस्प बातें कर रहे हैं। कुछ मुझे भी बताइए डैडी, रीता नाज से बोली। प्रोफेसर बहुत होशियार शख्स था, बहुत जिंदा दिल। कर्नल ने अपनी बेटी को बताया, मगर उसने मेरी कोई बुराई नहीं की। मैं खामोशी से एक प्लेट उठाकर टोस्ट पर जेली और मक्खन लगाता रहा। रीता अपने बाप से इसरार कर रही थी कि मुझे किसी सूरत में रोक लेना चाहिए। ये एक महज़ब, शायस्ता और स्मार्ट शख्स है। रीता ने कहा कि डैड, मैं इसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के बारे में बहुत कुछ जान सकती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्नल ने पिदराना मुस्कुराहट से सर हिलाया और मुझसे बोला, प्रोफेसर, तुम शोर इतना मचा रहे थे और खाने में तकल्लुफ़ बरत रहे हो। टी और मैंने ट्विस्ट खाते हुए कहा, यू रीता प्लीज़। ओ शोर, रीता मचल कर उठी। प्रोफेसर, हाउ मच शुगर 1 2 3? और उसने चम्मच दिखाते हुए कहा। मैंने सोचा कि कह दूं कि आप एक घूंट पी लीजिए, बस शक्कर की ज़रूरत नहीं रहेगी। लड़कियां चाय बनाते हुए शक्कर के बारे में पूछती हैं तो बहुत सुहानी लगती हैं। मैंने 1.5 उंगली का इशारा कर दिया। चाय के दौरान में कर्नल मेरे और रीता के दरमियान चंद जुमलों की तर्जुमानी के फ़राद अदा करता रहा, मगर वो कुछ उलझा हुआ नज़र आ रहा था। मैं आपकी मसरूफियात में मखलत हुआ हूँ कर्नल, मैंने आहिस्तगी से कहा। बिल्कुल नहीं, कर्नल चौंक कर बोला। आज रात राजेपुर में सुकून ही रहा। और वो अपने करीब रखे हुए फ़ोन की तरफ देख कर बोला, आपने अच्छा किया जो खुद चले आए, वरना आप मुझे जंजीरें पहना कर ले आते। कर्नल बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा भी हो सकता था प्रोफेसर, अंग्रेज़ जो चीज़ पसंद करते हैं उसे हासिल करना भी जानते हैं, और जिसे नापसंद करते हैं, मैंने तफरीहन पूछा। कर्नल लाजवाब सा हो गया और मुझे इस वक्त वो किस्सा याद आ गया जो मेरे क्लास फेलो ने मुझे सुनाया था। उसने बताया था कि एक सेल्समैन ने अपनी फिल्म के किसी मुस्तकिल गाहक के सामने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी जिसमें वो खुद हार जाए और इस तरह उसे गाहक की खुशनुदी हासिल रहे। मैंने अपनी लगामें खींची और मैं सज़ाहीन और नुक्ताराज सेल्समैन के दर्स के ख़िलाफ़ अमल कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ जैसे कर्नल भी एक सेल्समैन है जो दानिस्ता मंजिलें हार रहा है, लाजवाब हो रहा है, गुस्सा पी रहा है, नश्तर सह रहा है, और वो मेरे बारे में इस कदर बेखबर नहीं होगा। मुमकिन है कि वह सब कुछ जानता हो, ये भी जानता हो कि उसके सामने वीनर चंद्र का ख़ास मुलाजिम मोहनदास बैठा हुआ है। मुमकिन है उसे ये भी अंदाज़ा हो कि मेरी दाढ़ी नकली है और छौनी में अचानक मेरी आमद बेसबब नहीं होगी। अंग्रेज़ों ने तहम्मुल की इसी गैर मामूली खूबी के सबब हिंदुस्तानियों पर गलबा पाया है। उसे ये भी मालूम होगा कि कोतवाली में जिस शख्स को बुरी तरह मारा गया था वो मैं ही था। प्रकाश बूंद में अपने मुखबरों के ज़रिए
उसने प्रोफेसर ज़ादी के बारे में पूछा होगा तो जवाब मिला होगा कि ऐसा कोई शख्स विनेश के दोस्तों में कभी नहीं आया। उस ज़माने में विनेश का सबसे करीबी आदमी मेरे सिवा कौन था, चुनाचा मुझ पर निगाह गई होगी। कर्नल को मेरे बारे में तजस्सुस होगा और उसने मोहनदास के बाद कमालात का जिक्र भी सुना होगा। मैं ये तमाम अंदेशे और खदशे जहन में रख कर आया था। मैं कर्नल को एक मुकम्मल अंग्रेज़ समझ कर आया था। मुझे यकीन था कि वह हिंदुस्तानियों की तरह जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करेगा, और यही हुआ। हमें एक दूसरे से मफाहमत करने में कुछ वक्त ज़रूर लगा और उसे ये बावर कराने में वक्त ज़रूर लगता कि मैं उसकी ज़रूरत बन सकता हूँ। अंग्रेज़ कमांड ने उस दिन खिलाफ मामूल वक़्त की परवाह नहीं की। फ़ोन आते रहे और वो उन्हें टालता रहा। रीता ने भी उसे कुछ याद दिलाया और उसने गैर जिम्मेदार शख्स की तरह हाथ के इशारे से इनकार कर दिया। वो मुझसे हिंदुस्तानियों की सियासत पर गुफ्तगू करता रहा और हमारे दरमियान दिलचस्प नोक झोंक जारी रही। उसकी शोखो शंग लड़की बार बार आती जाती रही। वो मुझसे बातें करना चाहती थी, लतीफ़, नाज़क, शौक, फूलों जैसी बातें। मैं गुफ्तगू करते करते कर्नल को राजेपुर की रियासत और हुकूमत के नुक्ते पर ले आता था, लेकिन कर्नल एक पुराना मंजा हुआ शख्स था, इसलिए पहलू बचा जाता था, गुस्से होता था और फिर एकदम ठंडा हो जाता। एक हिंदुस्तानी के लिए यह एजाज़ कम नहीं था कि वो अंग्रेज़ आका के साथ इतना वक्त गुजारे और इतनी साफ साफ बातें करे। मैं बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। अंग्रेज़ों का दबदबा कुछ और था और वह जिस जुबान और लहजे में बात कर रहा था उसमें जंजीरों की खनक, तोपों की धमक और आग की चमक शामिल थी। हमारे कमरे में मुलाजमों का दाखिला भी ममनू था। आप बतदरीज लोगों से दूर हो रहे हैं। मैं खुलकर कुछ बातें करने के मौक़िफ़ में आ गया। हाँ प्रोफेसर, कर्नल ने थके अंदाज में कहा, अंग्रेज़ों को यहाँ दोबारा मकबूल बनाने की मुख्तलिफ स्कीमें हाई कमान के ज़ेर गौर हैं। हम जदीद तरीका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यहाँ आपकी तन्हाई का शिद्दत से एहसास है कर्नल। आपकी मजबूरियों का भी अंदाज़ा है। कुछ ऐसी सूरत हो चली है कि फ़रीकीन के दरमियान एतमाद उठ गया है। हर तरफ शोरशें, साजिशें हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे मतलब भी आपके जहन में बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे होंगे, मगर आपको किसी न किसी पर तो एतबार करना पड़ेगा। आपको शायद मेरे बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि विनेश चंद्र मेरा दोस्त है और मैं उसकी सरबुलंदी का आरज़ूमंद हूँ। वो एक लायक शख्स भी है, लेकिन मैं उसकी वकालत करने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। मुझे इस रियासत की सियासी कशमकश से कोई सरोकार नहीं है। मुझे दौलत और एजाज़ से चंदा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं खुद को एक मुस्तहकम शख्स समझता हूँ। मैं खासा मगरूर भी हूँ। अच्छे दोस्तों और अच्छी महफिलों की तलाश में मेरी उम्र गुजर गई है। आपकी और रीता की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। आप मुझ पर आखिरी दर्जे का एतबार कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर ज़ादी। आपको दौलत की हवस नहीं, लेकिन अंग्रेज़ अपने दोस्तों की खिदमत का शानदार मुआवजा देना जानते हैं। कर्नल, मैंने चिल्लाकर कहा, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं तेज़ी के साथ सोफे से उठ गया। कर्नल भी उठ गया और मेरे शाने पर थपकते हुए बोला, आप तो नाराज़ हो गए। मुआवजे से मुराद दौलत नहीं है। आपके दोस्त सोने के दोस्त हैं और दौलत की आपको क्या कमी हो सकती है। मुझे अफसोस है कर्नल, आप ज़हनी तौर पर बहुत परेशान मालूम होते हैं। आप ये तराजू तोड़ दीजिए। मैं दौलत के एतबार से एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा आदमी हूँ। यह आसूदगी मुझे यहाँ लाई है। मेरा ख्याल है कि हम अपने माबैन हर किस्म की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद कर दें। अगर आपको शतरंज से दिलचस्पी है तो मंगवाएं, ताश खेलें या शिकार का प्रोग्राम बनाएं। बैठिए बैठिए प्रोफेसर, कर्नल नदामत से बोला। रीता भी सरासीमा हो गई थी और वो अपने बाप पर नाराज़ होने लगी। आप मुझे किसी वक्त भी फ़ोन कर सकते हैं। छावनी के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। मैं एक दोस्त की तरह आपका खैर मकदम करूँगा। कोई मशवरा, कोई खबर जिससे राजेपुर के अवाम के और हमारे मफादात वाबस्ता हों, आप मुझे उससे आगाह कर सकते हैं। राजेपुर के क़याम में आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही हो या हकाम का रवैया नामुनासिब हो तो आप मुझे इतला कर सकते हैं। हमारे किसी गलत इक़दाम के असरात की निशानदही कर सकते हैं। आप अंदर की बहुत सी बातों का पता दे सकते हैं जिनसे हम बेखबर रहते हैं और ऊट पटांग फैसले करने लगते हैं। बराह रास्त मेरा फ़ोन नंबर 301 है। छावनी के 2 रास्ते हैं। जिस रास्ते से आप आए हैं उसके अलावा भी एक रास्ता है जहां गोरे पहरेदार तैनात हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हो तो आप इस रास्ते से मुझ तक पहुंच सकते हैं। बस कर्नल, मैं सारी बात समझ गया हूं। इतनी वजाहत की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक शर्त है। जिस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी हैसियत आपकी नज़र में एक दोस्त की नहीं है,
उस दिन मैं अपनी दिलचस्पी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। बेशक बेशक, कर्नल सर हिलाकर बोला, आपकी जानब से उम्दा मशवरों का मुंतज़िर रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन हमारे रिश्ते मजबूत करेंगे। बाकी वक्त मैंने अपनी दिलचस्प सरगुज़श्त सुनाते हुए गुजारा और रीता भी उसमें शामिल रही। कर्नल ने मुझे लंच के लिए रोकना चाहा और अपना एक कार्ड मेरे स्पुर्द कर दिया। कार्ड पर उसकी खसूसी मोहर लगी हुई थी। उस कार्ड की रोशनी में राजेपुर के हकाम से ख़ास किस्म की रियायतें हासिल करने का सजावार हो गया था। उस वक़्त मुझे कीचो याद आई, जिसने मुझे एक कड़वी बोटी खिलाई थी और कहा था कि ताकत में कोई शख्स मुझ पर गालिब नहीं आ सकेगा और कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकेगा। अंग्रेज़ कमांडर का ये कार्ड भी कीचो की बूटी की तरह असरंगेज था। मेरे इसरार पर कर्नल ने मुझे अपने खास कमरे के दरवाजे पर रुखसत किया। फ़ोन पर उसने मेरे लिए प्रकाश भवन तक गाड़ी का इंतज़ाम करने का पहले ही हुक्म दे दिया था। रीता मुझे दरवाजे तक पहुंचाने की बजाय एक दूसरे कमरे में ले आई। उस कमरे में कोई नहीं था। वो गजाला थी और मैं था। कर्नल के हजूर में वही मेरी सिफारिश थी। रीता और मैंने किसी झिझक के बगैर उसके नादक कमरे में अपना बाजू हमैल कर दिया। रंग भी इन प्रकाश भूनवी और मैंने हाथ घुमाते हुए कहा, गो टू आउट राजेपुर। वो समझ गई कि मेरा मकसद क्या है। कब? उसने इश्तियाक से पूछा और तेजी से बोली, आप मेरे लिए नहीं आए थे। नो नो। और मैंने मजबूरन ये जुमला समझ ही लिया और झंझलाकर सर हिलाने लगा, जैसे मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ और वो भी मेरे गूंगेपन पर जुद-बुद सी हो गई। मैंने उसे एतमाद से अपने सामने किया और चश्मा उतारकर अपनी आंखों की तरफ इशारा किया। रेड, इन्हें पढ़ो। वो मेरी आंखें देखकर दंग रह गई और उनमें झांकने लगी। मेरी आंखें सुलग रही थी। हर हसीन लड़की को देखकर नौजवानों की आंखें उसी तरह सुलगने लगती हैं और रगबत हो तो उनमें हज़ार तशंकियाँ और आरज़ुएं नजर आ जाती हैं। दूसरे ही लम्हे मैंने चश्मा लगा लिया और उसके दोनों हाथ चूम लिए। मुलायम लंबी सुर्ख उंगलियां, सिर्फ उन्हें देखकर आदमी होश खो बैठे। कहते हैं कि शाहजहां के दौर में एक ईरानी मुसव्विर ने एक खूबसूरत हाथ देकर उसका पूरा बदन और चेहरा तख्लीक कर दिया था। रीता की नरमो नाजुक उंगलियां भी उसी तरह खूबसूरत थी और मैंने पहली बार उसे बहुत इन्हमाक से देखा, देखने वाली नज़र से देखा और मैंने देखा कि उसके बदन से धुआं उठ रहा है। मुझे उसकी कदर कीमत का पूरी तरह एहसास था। वो कई एतबारात से हसीन थी। वो हमारे आका की लड़की थी, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरा और मैंने उसके गुदाज लब नहीं छेड़े और मैंने उसे अपने मजबूत बाहों में पनाह नहीं दी। हम दोनों एक दूसरे को हैवानों की तरह देखते रहे। हैवान लफ्ज़ नहीं जानते मगर बोलना जानते हैं। वो जज्बों का मुनज़्ज़म और शदीद अजहार करने पर कादर होते हैं। उसने मुझे सूंघा और मैंने उसे। जानवरों की तरह इंसान भी मानूस बुओं से मुतासर होते हैं। दरवाजे पर इंग्लिस्तान की बनी हुई मोटर कार मेरी मुंतज़िर थी। ड्राइवर मुझे देखकर रेशा खत्मी हो गया। कार का दरवाज़ा ऐसे तपाक से खोला जैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ। पिछली नशस्त पर बैठकर मैंने रीता का विदाई नज़ारा किया और उसका हाथ खींचकर उसकी हथेली पर अपने होंठों का निशान साबित कर दिया। मुझे यकीन था कि उसकी हथेली जलती रहेगी और वो हसरत से हाथ हिला रही थी। गाड़ी चली तो मेरे दिल की हरकत मामूल पर आने लगी। गुज़श्ता चंद घंटे शदीद आसाबी दबाव में गुजरे थे। ऐसी थकन परसों रात पुलिस की मार से भी नहीं हुई थी और मैंने आंखें मीच कर सर टिका दिया। छावनी के गेट के पर पहरेदारों ने तमाम तर मुस्तैदी से मुझे सलाम किया और इस मौका पर मुझे एक शेर याद आ गया, जिसका मफहूम कुछ ऐसा ही था कि आदमी ही आदमी को बादशाह या गदागर बनाता है। आदमी आदमियों की परवाह छोड़ दें तो हर शख्स बादशाह हो जाए। मोटर कार छावनी का सरसब्ज़ पहाड़ी इलाका छोड़ती हुई आबादी में दाखिल हो गई। मैं उसी कार में प्रकाश भवन में दाखिल हो सकता था, मगर मेरे लिए प्रोफेसर ज़ाहदी के रूप में वहाँ कार से उतरना मुनासिब नहीं था। कोई भी इस नवारत को देखकर हैरत का इजहार कर सकता था। मुझे बाज़ लोगों ने इतनी बार देखा था कि दाढ़ी, सूट और चश्मे के पीछे मोहनदास का आसानी से सुराग लगाया जा सकता था। 10:30 बज रहे थे। प्रकाश भवन में इस वक्त खासी चहल पहल होगी। भवन की चार दीवारी से बाहर पुलिस के दस्ते अब भी तैनात होंगे। मैंने वापसी के मुतल्लिक़ तो सोचा भी नहीं था। गाड़ी जब राजेपुर के फैशनेबल बाज़ार में दाखिल हुई तो मैंने ड्राइवर को ठहरने का इशारा किया। गाड़ी एक शानदार स्टोर के सामने रुक गई और यहाँ से प्रकाश भवन का फासला ज़्यादा नहीं था। तुम वापस जा सकते हो, और मैंने ड्राइवर से कहा और गाड़ी से उतर गया। उसने झुककर मुझे 3 बार सलाम किया और मुझे सलाम का मकसद मालूम था। चलते वक्त विनिश ने मेरी जेब में बहुत से रुपये भी ठोंस दिए थे और मैंने उसे 10 का नोट थमा दिया और उसकी आंखें फट गईं।
मैं गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर इधर उधर चलता रहा। बहुत से लोगों की नज़रें मुझ पर टिक गईं और आला दर्जे के सूट में यह सुर्खो सफ़ेद शख्स किस देश का है। उसकी अजब शान है, चाल में एक ठहराव है, मतानत है, अंदाज में बाकपन है। मैं सोचता रहा कि किस गोशे में अपना ये लिबास उतारूं, कौन सी आड़ में ये दाढ़ी साफ करूं। मैं बाजार में सब की नज़रों का हदफ बना हुआ था। उसी लम्हे अचानक सीटियां बजी, सब की नज़रें उस तरफ मरकूज हो गई जिस तरफ से सीटियों की आवाज़ आ रही थी। मैं भी वहां तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। आगे 2 मोटरसाइकिल सवार थे और उसके पीछे एक जीप थी। जीप के पीछे एक लंबी चौड़ी चमकती हुई मोटर गाड़ी थी। वो सवारी आनन फानन जन से गुजरी और मैंने देखा कि कार के अंदर राजकुमारी कमल बैठी हुई थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मेरी उसकी निगाहें टकराई थी या नहीं, मगर उसकी आंखों में एक बिजली ज़रूर चमकी थी। दूसरे ही लम्हे गाड़ी आगे बढ़ गई थी। मेरे लबों पर बेख्तियार एक मुस्कुराहट खेलने लगी, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी कुछ दूर जाकर एक झटके से ठहर गई। मजबा में खुलबली मच गई और एकदम तेज़ तेज़ सीटियां बजीं। मैंने देखा कि राजकुमारी की गाड़ी के पीछे वाले हिफाजती दस्ते की गाड़ी एक तरफ हो गई। राजकुमारी की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वापस आने लगी। मेरा माथा ठनका। राजकुमारी को यकीनन उसने मुझे देख लिया होगा। अब मेरे लिए अपनी जगह खड़े रहना मुहलक था। मैं चुपके से पीछे हट गया और भागने का मौका भी नहीं था। सड़क पर खड़े हुए मुक्त सिर हजूम की आड़ में मैं पीछे रेंग गया। पता नहीं फिर क्या हुआ। मैं तेज़ी से एक बड़ी दुकान के साथ वाली तंग सी गली में दाखिल हो गया। वहाँ मुझे दुकानदारों के लिए बने हुए गंदे टॉयलेट नज़र आए और ये जगह सुनसान थी, इसलिए मुझे पसंद आई। मैं कुछ देर उसमें ठहरा रहा, फिर गली अबूर करके दुकानों के पिछवाड़े आ गया। ये एक छोटा सा खूबसूरत इलाका था। यहाँ छोटे छोटे मकानात थे। दूर से फिर सीटियाँ बजने की आवाज़ें आईं। मेरी जान में जान आई। शाही सवारी रवाना हो चुकी थी। मैं दोबारा बाजार पहुंचकर एक दुकान में दाखिल हो गया। पोस्ट ऑफिस से मैंने प्रकाश बून का नंबर मिलाया। मुश्किल ये थी कि फ़ोन वाले शेरवानी में मलबूस मुसलमान पोस्ट मास्टर की नज़रें मेरी शख्सियत में खोई हुई थी, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। जैसे ही प्रकाश बून का नंबर मिला और मैंने ऑपरेटर से कहकर नंबर 10 मांगा, फ़ोन पारो नहीं उठाया और मैं उसकी आवाज़ पहचान गया। मैं प्रोफेसर बोल रहा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। प्रोफेसर? और वो हैरत से बोली, प्रोफेसर ज़ाहदी। हाँ, मैंने मुख्तसरन कहा। भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे चौक से ले लें? तुम कहाँ हो? उसने एक गैर ज़रूरी सवाल किया। यही दुकानों और ख़रीदारों के स्वर्ग में। ओहो, मैं आती हूँ कोई 20 मिनट में। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। पोस्ट मास्टर के हाथ में नोट थमा दिया और उसने इनकार किया। मैं नोट मेज़ पर छोड़कर चलने लगा। ठहरिए, उसने अदब से कहा। किबला, क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? मालूम होता है कि आप इस शहर में नए आए हैं। शुक्रिया, राजेपुर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अभी मैं यहीं हूँ और किसी दिन ज़रूर यहाँ आकर आपको तंग करूँगा। बसरो चशम, बेखुदा आपकी खिदमत करके खुशी होगी। कहाँ क़याम है अली जनाब का? उसने नफासत से पूछा। कोई एक जगह हो तो बताऊं? माफ़ कीजिए, मुझे कुछ इजलत है। इंशाल्लाह फिर यहाँ आऊँगा। और मैं उस मुसलमान से पीछा छुड़ाकर जल्दी से बाहर निकल आया। मकानात के इलाके से घूमकर मैं उस तंग गली में दाखिल हो गया और मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं सीधा एक खाली टॉयलेट में घुस गया। दाढ़ी, मूछें, चश्मा और सूट सब कुछ उतार कर मैंने थैले में डाल लिया। सिर्फ कमीज़ रह गई। कमीज़ के नीचे मैंने धोती पहन ली। बाहर कोई शख्स मौजूद था और मैं रुका रहा। जब सन्नाटा हो गया तो मैं बाहर आया और मकानात का इलाका बूर करके बाजार के आखिरी किनारे पहुंचकर खड़ा हो गया। धोती के ऊपर कमीज़, हाथ में थैला, बाल बिखरे हुए देहात का कोई गबरू जवान, और पर ने आते आते आधा घंटा लगा दिया। मैं प्रकाश बून जाने वाली सड़क पर कुछ और आगे बढ़ आया था। राजेपुर में पुरुषोत्तम को जहन्नम रसीद करने का ये मतलब नहीं था कि उससे गुर्गे भी खामोश हो गए हैं और उनमें से कोई भी शख्स इधर से गुजर सकता था। इसलिए मैं बहुत मोहतात था। फिर जैसे ही पारो की गाड़ी नजर आई और मैंने इशारा दिया और उसने गाड़ी मेरे करीब करके रोक ली। मैंने एहतियातन 2-4 जुमले अदा किए जैसे हमारी मुलाकात अचानक हो गई हो। पारो ने मुझे पिछली नशस्त पर बिठा दिया और गाड़ी वापस करने की बजाय आगे ले गई और उसे एक दूसरी सड़क पर डाल दिया। फिर एक लंबा सा चक्कर काट कर वो दोबारा प्रकाश बून के रास्ते पर आई। कहाँ से आ रहे हो? इस थैले में क्या है? उसने गर्दन मोड़े बगैर कहा। मैं खामोश रहा। कहाँ से आ सकता हूँ? मैंने टालने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे मुताल्लिक पूछा था, तुम सुबह से नज़र नहीं आए थे। अब मुझे तुम्हारे बारे में हर वक्त तशवीश रहने लगी है। भगवान न करे कि कोई ख़तरनाक बात तो नहीं। आज रात फिर सुकून रहा और मैंने कर्नल का जुमला दोहरा दिया।
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वो नाराज़गी से बोली। मैं करीब एक गांव में गया था, सुबह तो जैसे तैसे निकल गया था, लेकिन अब अंदर जाना मुश्किल था। पुलिस लगी हुई है, इसलिए तुम्हें परेशान किया। और वह सर झटक कर बोली, क्या मैं गाड़ी किसी चट्टान से टकरा दूं मोहन? क्या अब भी तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे? मैं भूल ही गया था कि पारो से मुखातब हूँ, और इतनी बातों में वाकई आदि हर बात कहाँ तक याद रख सकता था। ये पारो थी और जिसके पास रात में मैं मौजूद था। हसीन तरीन पारो, और बहुत ही हसीन पारो। रात उसने मुझसे बड़ी दिलकशी की बातें की थी। मैं इस वक्त कर्नल हार्डिंग, रीता, राजकुमारी कमल और विनेश के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए ख्याल ही नहीं रहा। टकराओ ताकि यह किस्सा ही ख़त्म हो जाए और मुझसे कुछ और जवाब ना बन पड़ा। उसीलिए तो मैं भी पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कि ये क्या धोती वगैरह अव्वल जलूल लिबास पहना है तुमने? अच्छा खासा हुलिया बिगाड़ लिया। लाओ ये थैला मुझे दिखाओ। इसमें तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मुझे दो। और उसने तहकमाना अंदाज में कहा, मैं इसमें तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। तुम सारा तजस्सुस ख़त्म किए दे रही हो। मैंने खुश दिली से कहा, झूठ, तुम मुझे बहकाते हो, मगर समझ लो मैं बहुत ज़िद्दी शख्स हूँ मोहन। और पारो ने स्टीयरिंग पर झुकते हुए कहा, तुम तो दिल दहला देती हो पारो। मोहन, और उसके लहजे से श्रीनी टपक रही थी, तुम तेज़ दौड़ रहे हो, चोट खाओगे, इस बात का ख्याल रखना, ये एक रियासत है। चोट तो मैंने तुमसे खा ली है पारो, सचमुच। और जब तुम मेरे करीब होती हो तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ही हो। मुझे खुद अपने आप पर यकीन नहीं आता। जब रात तुम चले गए तो मुझे नींद नहीं आई, जागती ही रही। क्या सोचती रही? और मैंने इश्तियाक से पूछा। अब तो मैं एक ही बात सोचती रहती हूँ, वो ठंडी सांसें लेते हुए बोली। और मैंने उसे टोका कि गाड़ी काबू में करो। शायद उसने आंखें बंद कर ली थी। ज़रा सी कसर रह गई थी, वरना गाड़ी नीम के दरख्त से टकरा जाती। प्रकाश बून करीब आ चुका था। सिपाही चारों तरफ फैले हुए थे। किसी को हमारी गाड़ी रोकने की जुर्रत ना हुई। दरबानों ने मुझे पारो के साथ देखा तो उनके चेहरों के जाविये एक सानिये के लिए बदले। पारो ने विनोद चंद्र के महल के सामने ही गाड़ी रोकी और मुझसे राजदाराना लहजे में बोली, रात को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। और क्या करोगी? हुश्त और बखुफकी से बोली, और मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तुम्हारे हाथ से मरने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। मुझे छोड़कर वो गाड़ी दौड़ाती हुई वापस हो गई। वो एक फिरकनी थी और एक बिजली तेज़ भुजों चाल बिस्मल की तरह तड़पी थी और बलोर की तरह चमकती थी। वो कोई शुआ थी, और जब भी मैं उसकी ज़िद पर आता वो मुझे जला देती। पारो को मालूम नहीं था कि मैं कहाँ कहाँ गया था। भून में कुछ सुकून नज़र आ रहा था। अंदर दाखिल होते हुए मैं रुक गया, और इस हुलिये और थैले के साथ विनय चंद्र के पास जाने में कोई कबाहत नहीं थी, बशर्ते कि अंदर सिर्फ विनय चंद्र हो, और वहाँ और लोग भी हो सकते थे। क्वार्टर जाता तो डाली थैला खंगोर कर रख देती और तरह तरह की कुरीदें करती। ये थैला भी किसी ऐसी वैसी जगह नहीं डाला जा सकता था। मजबूरन मुझे क्वार्टर ही की तरफ मुड़ना पड़ा। डाली घर नहीं थी और मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, खद्दर का कुर्ता पजामा अपने जिस्म पर डाला और थैला पलंग के नीचे छुपा दिया। बस्तौल से कुर्ते की जेब भारी हो गई थी। दाढ़ी और मूंछें भी मैंने थैले से निकाल कर जेब में डाल ली। अब अगर डाली थैले का सुराग लगा भी लेती तो कोई मजाका नहीं था। अब उसमें सूट के सिवा कुछ नहीं था। कर्नल हार्डिंग का तमगा यानी उसका, और मैंने हिफाजत से अपने पास रख लिया। उसका कार्ड मैंने अपनी हिफाजत से अपने पास रख लिया था। उसे दोबारा देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सर के खिताब की संध हो। बाहर आकर पता चला कि पुलिस ने कुछ और मुलाजमों को छोड़ दिया है और उनकी हालत बड़ी नागुफ्ताबा है। जी चाह कि उन मुलाजमों से घर के सब की खैर खैरियत दरियाफ़त करूं, मगर उधर विनय चंद्र बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसे सुनाने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें जमा हो गई थी, और मेरी बखैर आफियत वापस आने पर कैसा हैरत अदा होगा। रोज़ एक नई बात वजूद में आ रही थी। मैं 10 आदमियों के नरगे से बचकर सही और सलामत वापस आ गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर बीना रानी, कमर प्रदेप और परशोत्तम का कत्ल हो गया था और पुलिस ने मुझे इज्जत के साथ वापस कर दिया था। विनेश की बहन शारदा मुझसे वाबस्ता थी। रोज़ एक इंकिशाफ। अब मैं अंग्रेज़ कमांडर कर्नल हार्डिंग से मिलकर आ रहा था। विनय चंद्र से अब भी बहुत सी बातें छुपी हुई थीं। मेरी ज़ात के मुख्तलिफ पहलू बेतदरीज उसके सामने आ रहे थे, और मुझे अंदाज़ा था कि जो पहलू से पोशीदा हैं उनके बारे में वो क्या क्या कियास आराइयाँ करता होगा। हालात अगर दूसरे होते और सिर्फ ये होता कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ घराने का सितम रसीदा नौजवान हूँ जिसने खासी माकूल तालीम हासिल की, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं अपने इस मेहरबान दोस्त को कैसे बताता कि मेरा नाम मोहन दास नहीं है और मेरे अमाल नामे में कलकत्ता के 2 अफराद का खून लिखा हुआ है।
बात बहुत बड़ी थी और एक दोस्त जो मेरे बारे में बड़े बड़े दावे करता था वह मुझसे ये कमाल व तमाम नावाकिफ़ है और मैं उसे कुछ छुपा रहा हूँ। कुछ क्या और बहुत कुछ छुपा रहा हूँ। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा सरकाया। सामने के सोफे पर विनय चंद्र बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वह बेकरार हो गया। उसके पास ही स्याह दाढ़ी साड़ी में मलबूस प्रीत बैठी हुई थी। फुल जड़ी स्याह पैकेट में बंद थी और इस वक्त वह मुझे बहुत अच्छी लगी। स्याही में उसके चेहरे का रंग कुछ और निखर गया था। उसके नज़दीक ही शंकुतला बैठी थी, भून का वो फूल जो पूरी तरह खिला हुआ था। फिर बहुत सी लड़कियां, चंबेली, मोतिया, रात की रानी के फूल सोफे पर खिले हुए थे। मुझे याद आया कि आज बीना रानी का तेजा है, इसलिए भून के बहुत से लोग यहाँ उदास बैठे हैं। एक रस्मी उदासी, और ये भी खूब चीज़ होती है। नए दौर की गालबन सबसे नुमाया चीज़ यही रस्मी उदासी और रस्मी खुशी है। जैसे जैसे नई तहजीब आगे बढ़ रही है, लोगों को खुशी और गम का इजहार का सलीका आता जा रहा है। जब इन सोगवारों की नज़र मुझ पर पड़ी तो सब एक साथ चौंके। ये मुजाहरा मेरे लिए खासा तशवीश का सबब था और उससे भी मेरी और विनय चंद्र की हद से बड़ी हुई कुर्बत सभी के लिए काबिल ज़िक्र बात थी। मैंने किसी और को नहीं देखा, सिर्फ प्रीत को देखा और उसकी आंखों में मेरी आमद के बाद शिरारे रक्स करने लगे थे। चिंगारियाँ मेरे जिस्म में चुभने लगी और यहाँ नोखेज़ संधिया भी बैठी थी। वो पहले तो खैरा हुई, फिर मानद पड़ गई। उसके बाद मुंह बनाने लगी और मैं सर झुकाकर मुअद्दब खड़ा हो गया। विनय चंद्र का बस चलता तो वो मुलाकाती कमरे में बैठा हुआ सारा हजूम बम से उड़ा देता। मुझे उसकी बेताबी में बहुत मज़ा आया। उसकी पेशानी और नज़रें सवाल कर रही थी। फिर एक तरकीब मेरे जहन में आई। विनेश के सामने छोटी मेज़ पर फ़ोन रखा हुआ था और मैंने चुपके से ख्वाबगाह में तैर गया और वहाँ से मैंने मुलाकाती कमरे का नंबर डायल किया। बदकिस्मती से फ़ोन प्रीत ने उठाया। हेलो, उसने मगमूम आवाज़ में कहा। जी मैं आया, और उससे उसकी अनजहानी वालदा बीना रानी की तज़ियत कर दूं और ज़रा मजाज ही पूछ लूँ कि अब तबीयत का नसीब दुश्मना क्या हाल है। मगर डर था कि वह आवाज़ ना पहचान ले और मैंने अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ों के लहजे में कहा, प्रिंस विनेश प्लीज़। हु इज़ स्पीकिंग? और उसने शस्तगी से पूछा। निकी फ्राम कैनेट, मैंने मुक्त से जवाब दिया। प्रीत ने रिसीवर पर हाथ रखकर विनेश से कुछ कहा और फिर जैसे रिसीवर विनेश के हाथ में आया उसने बड़ी तवज्जो से हेलो कहा और मैं आहिस्तगी से बोला, जो कुछ मैं कहूँ उसका जवाब न दीजिए, बस हूँ हाँ करते रहिए। मैं ख्वाबगाह से मोहन बोल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है और मैंने आपकी बेकरारी का अंदाज़ा कर लिया था, इसलिए आपको मुतमिन करना मुनासिब समझा। विनेश कुछ कहना चाहता था मगर मैंने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। बराबर में बहुत से लोग बैठे हैं, इसलिए आप जवाब में 2-4 अंग्रेज़ी के जुमले बोल दीजिए। विनेश ने फ़ौरन कहा, व्हेन वुड यू कम निकी? अंडर वंडरफुल, आई डोंट हेलो, यू आर हेयर इन द राजेपुर। निकी तुम कब आए? और ये बहुत सी अजीब बात है, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ हो और यहाँ राजेपुर में। मैंने जवाब दिया, बस ऐसे ही 2-4 जुमले और वह निकी की खैरियत दरियाफ़त करता रहा और मैं अपनी ज़ुबान में कुछ और जवाब देता रहा। उस मुख्तसर तरीन बातचीत के बाद मैंने रिसीवर रख दिया और ख्वाबगाह में मुंतशिर हो गया। अभी तक महाराजा, राजकुमारी कंवल, कर्नल हार्डिंग और रीता बीना रानी के तज़ियत के लिए भून में नहीं आए थे। आज उनकी आमद मुतवक्का थी। मैं उलझन में गिरफ्तार था कि कर्नल हार्डिंग आएगा तो विनेश उसके सामने प्रोफेसर ज़हादी की अदम मौजूदगी का क्या उज़र पेश करेगा। अगर वह यहाँ मुझे प्रोफेसर ज़हादी के रूप में कर्नल के सामने पेश करता है तो भून के बहुत से लोगों को किस तरह ये बावर कराएगा कि मोहनदास नहीं हूँ। आज राजकुमारी कमल ने भी मुझे बाज़ार में देख लिया है और उसकी गाड़ी रोकना और मुझे तलाश करना गैर मामूली नोयत का वाक़या है। वो यकीनन फ़ोन करेगी या खुद आएगी, ये एक पचीदा सूरत हाल थी। एक बार विनय चंद्र मेरी अदम मौजूदगी का अदर पेश कर देगा, दूसरी बार भी, मगर तीसरी बार क्या कहेगा? हालांकि वह सब प्रोफेसर ज़हादी की शख्सियत के बारे में पहले ही मशकूक हो चुके हैं। मैं भूल में अपना रूप बदल कर प्रोफेसर ज़हादी के कालम में नहीं आ सकता था और विनेश, राजकुमारी कमल, महाराजा, कर्नल हार्डिंग और रीता के सामने ये ऐलान करने की जुर्रत नहीं रखता था कि उसने उन लोगों के साथ मोहनदास को ज़हादी बनाकर एक दिलचस्प मजाक किया है। मोहनदास एक मुलाजम था और भून के लोगों से अजीबोगरीब खताबात से नवाजते थे। वो कुत्ता, गधा और पालतू जानवर था। चंद लोगों के सिवा सभी उसे मुलाजम समझते थे। एक हकीर और नीच मुलाजम, एक कम ज़ात शख्स।
तमाम भून को ठेंगा दिखाकर मुंह चढ़ाकर विनेश मेरे ओहदे और मर्तबे में फ़ौरन इजाफा करने का धमाका भी नहीं कर सकता था, और मैं बार बार कभी प्रोफेसर कभी मोहनदास के रूप में मुनक़सम भी नहीं हो सकता था। शायद मैंने कर्नल हार्डिंग के यहाँ जाकर गलती की थी और मैंने इस मुलाकात के बाद के नताइज पर गौर नहीं किया था। नताइज पर तो ज़रूर गौर किया था, और मैं कर्नल के यहाँ जाना इसी कदर ज़रूरी समझता था जितना अपने आप को छिपाना। कभी न कभी ये रूप भरकर मुझे उसके पास जाना ही था, क्योंकि मैं कोई पहलू तशन्ना नहीं छोड़ना चाहता था। मैं समझता हूँ कि इन हालात का तकादा यही था कि यह खतरा ज़रूर मोल लूँ। राजेपुर में विनेश के मुखालफों के गिरोह ने सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था। ऐसे वक्त जब कमर पर देव नरक सदार गया था, हाथी परशोत्तम जहर किया जा चुका था, प्रीत का जहर निकाल लिया गया था और जगदीप जख्मी पड़ा था, कर्नल से राबता कायम करना ज़रूरी था। हालात मवाफक थे। प्रोफेसर ज़हादी की याद ताज़ा थी। राजेपुर के हालात मखदूज थे। कर्नल के सामने बसात जमी हुई थी। मैं उसके करीब बैठकर बाजियों का अच्छी तरह जायजा ले सकता था। और इन सब से ज़्यादा मेरा ख्याल है कर्नल के यहाँ मेरे जाने के कई मार्कों के अलावा एक महरक और भी था। वो था पुलिस और उसका रवैया। गो मैं साहबान अक्ल होश पर माकूल तासर कायम करके आया था, ताहम मेरे शऊर की गहराइयों में बहुत से अंदेशे, खौफ, गुस्से और रंज उग गए थे। तल्लुकात, सिफारिश, राब्ते ताकत का सबब होते हैं। मरवत भी एक बड़ी डाल होती है। इस अक़दाम में इसी कदर इजलत की गई थी कि उसके बाद पेश आने वाली सूरत हाल के बारे में सोचा नहीं गया था, मगर सोचा जाता तो मेरे कदम कभी छावनी की सिमत ना उठते। मुमकिन है कर्नल हार्डिंग अभी आ जाए और आते ही प्रोफेसर से मिलने का आरजू बंद हो, और विनेश जवाब देकर इत्तफाक से प्रोफेसर किसी काम से बाहर गया हुआ है, और फिर मैं उसके सामने मोहनदास के रूप में आऊँ तो उसका रवैया क्या होगा? मैं सामने ही क्यों आऊँगा? ज़रूरी नहीं कि एक मुलाजम हर वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे, और कर्नल हार्डिंग जैसा ज़ैरक मामले की नज़ाकत समझने के बावजूद प्रोफेसर से मिलने के लिए इसरार क्यों करेगा? क्योंकि प्रोफेसर तो एक ज़मनी चीज़ है। वो विनेश चंद्र को शर्मिंदा करने की बजाय दरगुजरी का रवैया अख्तियार करेगा, और वो खुद प्रोफेसर का जिक्र भी नहीं करेगा, और उसने अपनी बेटी को भी हदायत कर दी होगी कि वो प्रोफेसर के सिलसिले में ज़्यादा शिद्दत शौक़ का इज़हार ना करे। साथ ही उसने भूल में बिके हुए ऐसे अपने मुलाजमों को उकसाया होगा कि वो मोहनदास या दाढ़ी वाले प्रोफेसर ज़हादी पर गहरी नज़र रखें। मसल ये बेज़रर शख्सा या मजरत रसां, और इसका फ़ैसला भी अपने जासूसों की मुखबरी के बाद करेगा। मैं कौन हूँ और छावनी में अचानक वारद होने से मेरा मकसद क्या था? मोहनदास, उससे मेरी शबाहत हैरत अंगेज़ तौर पर क्यों मिलती है? प्रोफेसर ज़हादी को भून के किसी और शख्स ने क्यों नहीं देखा? मोहनदास के खिलाफ भून के किसी शख्स ने पुलिस को बयान क्यों दिया? उसकी नज़र में बहुत से पहलू होंगे। अंग्रेज़ों को से कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। ये तो उनके लिए एक खुश आइंद बात है। उन्हें तो उस शख्स की तलाश होगी जो उनके लिए नामुनासिब हो। मैंने अज़म किया कि अगर ज़रूरत हुई तो मैं सब के सामने आऊँगा। वो दानिस्ता मेरे चेहरे से निकाब उठाने से गुरेज करेंगे। उन्हें अगर प्रोफेसर की जगह मोहनदास की सूरत नज़र आएगी तो वह प्रोफेसर की तरह उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि उसकी हश्त पहलू शख्सियत से पूरी तरह आशना हो चुके हैं। हाँ, उन्हें यह तजस्सुस ज़रूर होगा कि मोहनदास प्रोफेसर ज़हादी क्यों बना, और प्रोफेसर ज़हादी मोहनदास के रूप में विनेश के ख़ास मुलाजम के फ़राइज़ क्यों अंजाम दे रहा है। और उनमें कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि असल नतीजे पर पहुँचने से पहले मोहनदास और ज़हादी की शख्सियत बहा मुस्तसादम करने और विनेश को मुक़द्दर करने की कोशिश करे। शायद इस वक्त तक मैं खुद सूरत हाल को काबू में कर लूँ। मैंने बहुत सोचा, ख्वाबगाह खाली पड़ी थी। मुझे विनेश ने आवाज़ भी नहीं दी। सोचने के सिवा मेरे पास कोई काम नहीं था। असल काम विनेश को मुतमिन करना था, और मैंने बैठे बैठे बहुत सी तावीलें तलाश कर ली थी। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अलार्म था। हर तरफ घंटियाँ बजती रहती थी। इधर देखकर चलो, उधर मोहतात रहो। ट्रैफिक के भी इतने सिग्नल, इतने निशानात ना होंगे जितने मेरे थे, क्योंकि मेरी ट्रैफिक कभी चीटल मैदानों, गुंजान आबादियों और तंग गलियों में चलता था, कभी दुश्वार गुजार पहाड़ों पर। ख्वाबगाह से निकल कर मैं मुलाकाती कमरे में आया तो हजूम पहले की निस्बत और बढ़ गया था। मैं उस कमरे में दाखिल हो गया जो अमूमन खाली रहता था और खसूसी नशिस्तों के लिए महफूज था। यह भून के सरबराह की अय्याशी का कमरा था। यही तुरन्नम ने मेरे साथ एक रात गुजारी थी। यही विनेश ने शारदा को मेरे सीने के बिस्तर पर सोए हुए देखा था। यही गुज़श्ता रात से पहले रात शारदा ने मेरे कमरे के नीलों की सिंकाई की थी।
जिस्म अब भी दुख रहा था। विनय चंद्र ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया था। मैं वहीं लेट गया और शायद ये ज़हनी आसूदगी की दलील थी कि मुझे नींद आ गई। शाम को किसी ने हल्की आवाज़ें देकर मुझे उठाया, मोहन मोहन, और मैंने आंखें खोली तो विनय चंद्र सामने मौजूद था। किसी ने सोते में जैसे सुई चुबो दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर मैं खड़ा होना चाहता था कि विनेश ने मुझे हाथ पकड़ कर बिठा दिया। अब फुर्सत मिली है, वो झंझलाहट में कहने लगा, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक हो विनेश बाबू? और मैंने आंखें मलते हुए कहा। मेहमानों ने कलमे के लिए भी नहीं छोड़ा। अब वो सब लोग जगदीप के यहाँ गए हैं और मैंने फ़ोन पर जगदीप से माजरत कर ली है। वहाँ भी तो तेजा है और वह रवानी से बोल रहा था। तुम सुनाओ, रीता से मुलाकात कैसी रही? रीता आपको बहुत पूछ रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, और वो मेरे धप मारते हुए बोला, क्या मैदान सर कर लिया? अब ऐसा आसान भी नहीं है, आका की लड़की है, उसकी तस्कीर तो नेकी में शुमार होगी। विनेश ने मेरे हाथ पकड़ लिए। और कर्नल हार्डिंग की तस्कीर? और मैंने उसकी उंगलियां चटखाते हुए पूछा, इंग्लिस्तान की तस्कीर ज़ाहिर है। और वो हंस कर बोला, बहुत चालाक शख्स है, वो एक समुंदर है, बहरल काहल। बहरहाल अब आप तो एक लफ्ज़ सुनना पसंद करेंगे। क्या ख्याल है चाय की बात सुनाएं? अब बस करो, चाय बाद में पी लेना। तुम भूख और प्यास और तुम्हें इसी वक्त याद आएगी तो तुम लड़की की तरह सता रहे हो। हाँ, वो भी तो नजर आई थी, हेयर एक्सीलेंसी राजकुमारी। कौन, कमल? और क्या वो भी वहाँ मौजूद थी? पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। और मैंने उससे लुत्फ़ लेते हुए कहा। वो जुज़्ब होकर खामोश हो गया। मैंने छावनी तक पहुँचने का गैर ज़रूरी वाक़या नहायत दिलचस्पी के अंदाज में उसे सुनाया और वो मेरे तूल कलामी से आजिज़ आने लगा। और फिर मैंने रीता के गेट पर मिलने और अपनी गिट पट का अहवाल बयान किया और कर्नल हार्डिंग से गुफ्तगू के वो तमाम हिस्से सुना दिए जो मैं ज़रूरी समझता था। वो पूरे इन्हमाक से सुनता रहा और वही सवालात करने लगा जो मेरे ज़हन में उभर रहे थे और जिनके जवाब मैंने खुद को दिए थे, और मैंने वही जवाबात दोहरा दिए। वो मुतमईन नहीं हुआ तो मैंने उसे दलीलों से समझाना चाहा और वह जोश में आकर उसे वो कार्ड भी दिखाने का इरादा कर लिया जो कर्नल ने मुझे दिया था। खुशकिस्मती से कार्ड की बजाय मूंछी और दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई। मैं कार्ड का वाक़या गोल कर गया और मैंने मौजू बदल कर वापसी के सफ़र का हाल सुनाया। राजकुमारी कमल का कार रोकना और मेरा फरार होना, फिर पारो को फ़ोन पर बुलाना और भून वापस आना। तुमने कमाल कर दिया, अब एक काम और करो, वो तेजी से बोला। हुक्म दीजिए। और मैंने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा, देखो मोहन, कोई मामूली शख्स छावनी में इस तरह जाने की जुर्रत नहीं कर सकता। कर्नल से तुम्हारी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। ये काम वही गैर मामूली शख्स कर सकता है जिसे खुद पर हद से ज़्यादा एतमाद हो, और एतमाद बेसबब नहीं होता। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में यहाँ पड़ा खोलता रहता हूँ। कम अज़ कम उससे तो निजात मिल जाएगी। मुझे ये यकीन होगा कि मेरा दोस्त, मेरा यार मामलात से निमटने की पूरी अस्तात रखता है। अगर तुम्हें मुझ पर मुकम्मल यकीन है तो तुम्हारे अपने बारे में मुझसे कुछ छुपाना ना सिर्फ एक अफसोसनाक बात है, बल्कि मुझे ये एहसास होता है कि अभी तुम मुझसे दूर हो। ओहो विनेश बाबू, और मैंने उसके हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मैं अपना माजी दफन कर चुका हूँ, उसे मत उखाड़िए। समझ लीजिए कि मैं बहुत बुरा आदमी था, बहुत कमीना, बहुत जलील, नीच, और मैं कूड़े के ढेर पर पड़ा रहा था और गिलाजत में रेंगता रहता था। छोड़ो, और ये जिक्र ही तुम्हारे लिए तकलीफ़ का सबब है, उसने नदामत से कहा। और मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बात जानता हूँ और मैंने कर्ब से कहा कि आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपनी कम कामती का एहसास होता है। आप बहुत ऊँचे आदमी हैं। मेरा कद तुमसे चंद इंच कम ही होगा। आपका कद बहुत बड़ा है। आप अंदर से बहुत कद आवर आदमी हैं। बस करो, क्या तुम अपनी तारीफ़ करवाने के मूड में हो मोहन? वो सरशारी से बोला। और तुम अब मेरे सामने नहीं होते तो मेरा दिल धड़कता रहता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए बहुत डरता हूँ। और इसीलिए मैं बाहर रहता हूँ कि ये 2-4 लफंगे बाकी रह गए हैं। जब तक इन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा सुकून नहीं मिलेगा। उधर से तो मुकम्मल खामोशी है। उसका इशारा जगदीप की तरफ था, मगर यह खामोशी दायमी तो नहीं। फिर भी कुछ दिनों तक तो सुकून रहेगा। कम अज़ कम अब ज़रा सोच समझ कर तो कदम उठाया जाएगा। सोच समझ होती तो पहले ये पागलपन क्यों करते। प्रीत भी कुछ टूट सी गई है। बूंद के बहुत से लोग सहमे हुए नजर आते हैं। कुछ का शुबा तुम पर है और तो बिला वास्ता मुझ पर है। चलो ठीक है, यही सही। मैं उसे मोहलत समझता हूँ और उन्हें छुट्टियों के दिनों में भी काम करते रहना चाहिए। हमें नहायत संगीन अमकानात महलूद रखने चाहिए। हाँ, तुम्हारे ज़हन में जो कुछ है मुझे उसका अंदाज़ा है। मुझे आपकी जहानत पर मुकम्मल एतमाद है। जहानत एक मजरूह शय होती है। एक, और मैं अंग्रेज़ी में कहते कहते रुक गया।
कहो कहो वो मुस्कुराकर बोला, जिंदा रहो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मोहनदास जी। और उसने मेरे कान पकड़ लिए। आप बहुत खतरनाक आदमी हैं। सिर्फ शारदा ही ये जानती थी कि हम दोनों और कहीं मौजूद नहीं हैं, तो यहाँ छुपे बैठे होंगे। वो चुपके से आ गई थी और जब विनिश ने मेरे कान पकड़े तो हमारे सरों पर बोली और ज़ोर से, तुम वक्त में वक्त आ जाती हो और अब फिर हमसे उसे छीन कर ले जाओगी। विनिश ने झंझलाकर कहा, तुम नहीं गई, मैं जानता हूँ क्यों नहीं गई। और तुम क्यों नहीं गए? शारदा शोखी से बोली। इन दिनों के दरमियान मेरी हैसियत एक बच्चे की सी हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं गुलिस्तान में बैठा हुआ हूँ और पानी किसी छोटे झरने से नीचे गिर रहा है और हर तरफ गूंचे चटक रहे हैं और नरम हवा चल रही है और फुहार पड़ रही है। मट्टी, सब्ज़े और फूलों की मिली जुली खुशबू छाई हुई है। दिल कोई ठंडा पहाड़ है। मेरा जी चाहा कि मैं उन दोनों को गले लगाकर खूब प्यार करूं, खूब आंसू बहाऊं। कोई चीज़ अंदर से छलकना चाहती थी। शारदा ने सुरमई साड़ी पहन रखी थी और मैं विनिश से नजरें बचाकर उसे देख रहा था और उसके अंग अंग से मुसर्रत फूट पड़ी थी। दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहे। विनिश के इसरार पर शारदा चुपके से काफ़ी ले आई और हम दरवाज़ा बंद करके चुस्कियां लेते रहे। ये एक दिलकश नज़ारा था और मेरा हाथ पिस्तौल की तरफ बढ़े। ख्याल आया कि उन दोनों को शूट करके अपने सीने में भी गोली दाग दूं, वरना ये मंजर बदलने में देर नहीं लगेगी। फ़ोन की घंटी ने ख्वाबों की ये जन्नत उजाड़ दी। सेक्रेटरी ने इतला दी कि आईजी पुलिस महता मुलाकात का मुंतज़िर है। विनिश ने बुरी तरह मुंह बनाया और वह फिर आ गया। उसने कहा, और मोहन तुम यहीं छुपे रहना। क्यों? और मैं उसके सामने आना चाहता हूँ। विनिश ठीक कह रहे हैं, शारदा ने हुक्म दिया। अगर मैं उसे ना मिला तो मेरी तलाश में दोबारा आएगा और फिर भी तुम यही रहो, विनिश ने घबराए हुए लहजे में कहा और शारदा को इशारा करके बाहर निकल गया।